हेलो नमस्कार मेरे बच्चों। गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों। नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट वुगली क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों। प्यारे बच्चों, याद रखिए आज हम रीनल यानी कि यूरिनरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट सुपर लेक्चर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, नॉर्सेट 2021 के अंदर रीनल से कुछ ऐसी चीजें आपको पढ़ाऊंगा दैट विल बी वेरी यूजफुल इन द नॉर्सेट 2021। तो डियर स्टूडेंट, you need to learn everything that I taught you. माय डियर स्टूडेंट्स, जिसने क्लास को लाइक नहीं कर रखा है प्लीज लाइक कर दीजिएगा। वुगली पर लाइक्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यस भूपेंद्र, तेजपाल, रजनी, प्रिया, पूजा, लाइक्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे बब्बर शेरों। और जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है देन शेयर कर दीजिएगा। अपनी मॉरल ड्यूटी को ना भूलें। यही आपकी एक गुरु दक्षिणा होती है दोस्त, जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा साहू सर के फैंस ये करें कि साहू सर की क्लास को हर एक पुअर और नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि वो स्टूडेंट भी आपकी तरह अपने सपनों को साकार कर सके और अपने माँ बाप के सपने पूरा कर सके। दोस्तों याद रखना, हर एक लाइन इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत वैल्यू रखेगा। तो चलिएगा, इस सुपर लेक्चर को शुरू करने से पहले आज मैं आपको कहता हूं दोस्तों, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे। क्या कहा? उद्यमे ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे खृगा मुखे मृगा। दोस्तों याद रखना, परिश्रम करने से, व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके काम पूरे होते हैं। सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता है, उसके लिए शेर को स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। और मेरे शेरों, तुम तो जानते हो ना, तुम परिश्रम के पक्के हो। और परिश्रम करो, उठो और आगे बढ़ो और नॉर्सेट क्रैक कर डालो। तो प्यारे बब्बर शेरों, सबसे पहले मैं आज शुरू करता हूं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर की। तो देखिए, रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है और कौन से ऑर्गन्स होते हैं। प्यारे बब्बर शेरों याद रखिएगा, सबसे पहले आप बात करिएगा नंबर 1। दोस्तों, रीनल सिस्टम में ये दो किडनीज होती हैं जो यूरिन का प्रोडक्शन करती है। दो यूरेटर्स होती हैं जो यूरिन को केवल मात्र ट्रांसपोर्ट करती है। याद रखना, इसका कोई यूरिनरी सिस्टम के अंदर स्पेशल फंक्शन नहीं होता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है जो यूरिन को स्टोर करता है, इसलिए इसे यूरिन का रिजर्वॉयर कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? रिजर्वॉयर बोलते हैं, या फिर यूरिन का स्टोर हाउस इसे कहा जाता है। अंडरस्टैंड दोस्तों? यूरेथ्रा होता है जो यूरिन को पास करता है बाहर की तरफ। तो 4 ऑर्गन्स, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, और चारों के फंक्शन भी साथ के साथ ही मेंशन किए हुए हैं, यानी यूरिन का प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और पासिंग इन द एक्सटीरियर। डियर स्टूडेंट, दिस इज द रीनल आर्टरी। ये आप देख रहे हैं, जो भी किडनी को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली आर्टरी का नाम होता है रीनल वेन। किडनी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते हैं, उन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रीनल वेन होती है। दोस्तों यहां आप देख रहे हैं डिसेंडिंग एवोर्टा है एब्डोमिनल एरिया में, और इंफीरियर वेना केवा है। प्यारे बब्बर शेरों, किडनी की स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो सबसे आउटर मोस्ट जो आपको रेडिश कलर दिखाई दे रहा है, ये रीनल कॉर्टेक्स होता है। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आपको पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं। इन पिरामिड्स को रीनल पिरामिड्स कहते हैं और इस एरिया को मेडुला कहा जाता है। दोस्तों, जहां से किडनी के साथ यूरेटर्स अटैच होती है वो रीनल पेल्विस एरिया होता है। बच्चों याद रखना, जब यूरेटर कनेक्ट होती है तो उससे पहले
यहाँ पर यूरिन को कलेक्ट करने के लिए छोटे छोटे कैलाइसिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैलाइसिस, और माइनर और मेजर कैलाइसिस होते हैं। छोटे होंगे, इनिशियल होंगे तो माइनर कैलाइसिस, और फिर ये मेजर कैलाइसिस में जाके कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, रीनल को ब्लड सप्लाई लाने वाली आर्टरी को रीनल आर्टरी बोलते हैं, और यहां से वीनस रिटर्न को वापस से कैरी करने की आर्टरी वैन को हम रीनल वैन कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, दिस इज द यूरेटर। जहां पर आकर के यूरेटर जुड़ती है वो इस तरह का फनल शेप पार्ट होता है, और उसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बब्बर शेरों, अब आता है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लेना इस पे, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस साल जो मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी कि स्टोन का शेप आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। रीनल स्टोन का या तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आपको शेप पूछेंगे। अंडरस्टैंड? तो इमेज बेस या फिर यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू जिसे आप कहते हैं, पूछा जा सकता है। दोस्तों, रीनल स्टोन्स को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है, और ये दिखने में इस तरह का दिखता है दोस्तों। ये जो आपको शेप दिखाई दे रहे हैं, ये एनवेलप शेप का या बाई पिरामिडल शेप का होता है। नंबर 2 दोस्तों, स्ट्रूवाइट स्टोन देखिएगा, ये इस तरह की शेप का होता है जिसको कॉफिन लिड शेप कहते हैं, और लगाना इस पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन। और कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट के जो स्टोन होते हैं वो डंबल शेप के या हावर ग्लास शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं बेटा? डंबल शेप या हावर ग्लास शेप के स्टोन होते हैं। इस तरह के दिखाई देता है। जब ये बाहर निकलेगा ना, तो बाहर निकलने पर हमें इस तरह का दिखाई देता है। यानी इस स्टोन का शेप देख कर के भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टोन कौन से सॉल्ट का बना हुआ है। अगर ये स्ट्रूवाइट होगा बेटा तो कैसा दिखेगा? कॉफिन लिड जैसा दिखेगा। अंडरस्टैंड? माचिस की तीली जैसा दिखेगा। दूसरी बात हम कहें दोस्तों कि अगर ये स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट का है तो एनवेलप जैसा दिखेगा। जैसा एनवेलप होता है ना, जिसमें लिफाफा आता है, वो एनवेलप जैसा दिखेगा या बाई पिरामिडल दिखेगा। लेकिन अगर ये स्टोन हुआ कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट का, तो दोस्तों ये डंबल जैसा दिखाई देता है। डंबल जैसी शेप को हावर ग्लास शेप भी बोलते हैं। यदि ये स्टोन यूरिक एसिड का हुआ ना बच्चों, तो ये अजीब से शेप का नजर आएगा, यानी इरेगुलर प्लेट जैसा नजर आएगा। ऐसा ऐसा स्टोन अगर मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता हूं बेटा, तो ये है यूरिक एसिड का स्टोन। यूरिक एसिड आप जानते हैं किससे बनता है? प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है ना। प्यूरिन का जब हायर मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है तो उससे बनता है यूरिक एसिड। क्योंकि हम जानते हैं इसी से गाउट होता है, और ये जो सुपर सैचुरेट होकर के वाटर के साथ स्टोन फॉर्म कर लेता है। बच्चों, प्यूरिन कब बढ़ेगा? तो क्लाइंट अगर कीमोथेरेप्यूटिक है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, तो कीमो या रेडिएशन के अंदर सेल डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, और सेल डिस्ट्रक्शन बढ़ता है तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए, उसका भी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में यूरिक प्यूरिन अगर रिलीज हुआ तो प्यूरिन का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ेगा, और यूरिक एसिड बढ़ते ही ये सुपर सैचुरेशन करके और स्टोन फॉर्म कर लेता है। और जब भी कभी यूरिक एसिड स्टोन बनाता है तो वो किस फॉर्म का स्टोन बनता है दोस्तों? या तो मल्टी फैसेट कह दें इसको, मल्टी फैसेटेड कह दें, या इरेगुलर प्लेट शेप कह दें, या रोसेट शेप भी इसको कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन को 4 टाइप से हम आपसे पूछ सकते हैं। पहला तो इमेज बेस दिखा के ये कह देंगे कि ये कौन सा स्टोन है, आइडेंटिफाई करें, यूरिक एसिड है। या हम कह दें यूरिक एसिड स्टोन किस शेप का होता है, तो आप कह देंगे कि सर यूरिक एसिड मल्टी फैसेटेड होता है। या फिर हम पूछें कि यूरिक एसिड किस शेप का, तो रेगुलर शेप का होता है। या यूरिक एसिड किस शेप का, तो रोसेट शेप का होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, अगर ब्रूसाइट स्टोन है दोस्तों, ब्रूसाइट, तो ये निडल शेप के स्टोन दिखाई देते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सी निडल्स अगर हम लोगों को डिस्प्ले की जाएं, यानी स्मॉल से निडल्स, बहुत सारे निडल्स अगर डिस्प्ले किए जाएं दोस्तों इमेज बेस के अंदर, तो वी अंडरस्टैंड कि सर ये ब्रूसाइट स्टोन है। कौन सा स्टोन है बेटा? ब्रूसाइट स्टोन होता है इस तरह का, और इसका निडल शेप का स्ट्रक्चर होता है। एक आता है लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट,
और मैं इस पे भी 7 स्टार मार्क कर रहा हूं। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टीन स्टोन जो होता है वो हेक्सागोनल या बेंजीन रिंग जैसा होता है। बेंजीन रिंग आप जानते हो ना, इस तरह की बनती है। यदि अगर इस तरह का स्टोन नजर आया आपको बेंजीन रिंग जैसा या हेक्सागोनल स्टोन नजर आए दोस्तों, तो याद रखना बेटा ये स्टोन सिस्टीन स्टोन होता है। तो सिस्टीन स्टोन किस प्रकार के होते हैं बेटा? हेक्सागोनल। अंडरस्टैंड? हेक्सागोनल या फिर बेंजीन रिंग के जैसे। यहां तक लॉक कर दूं क्या बेटा बब्बर शेरों? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक जो पढ़ाया है उसको लॉक कर दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। शाबाश, वेरी गुड। इसको मैं वापस से थ्योरेटिकली अगर आपको रिव्यू करूं तो देखिएगा दोस्तों, रीनल कैलकुलाई, एसिडिक यूरिन में कौन कौन से स्टोन बनते हैं? मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसिडिक यूरिन में कौन से स्टोन बनते हैं? तो एसिडिक यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन और यूरिक एसिड, ये 3 प्रकार के स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टैंड बेटा? अब याद रखिएगा, इसको याद कैसे रखें? सीसीयू। क्या याद रखोगे? सीसीयू आप याद रखिएगा, और सीसीयू से आपको याद रहेंगे एसिडिक यूरिन में बनने वाले स्टोन या एसिडिक स्टोन। अंडरस्टैंड बेटा? कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन और यूरिक एसिड। जबकि सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि सर एल्केलाइन स्टोन कौन कौन से होते हैं? तो एल्केलाइन स्टोन्स होते हैं बेटा कैल्शियम फॉस्फेट और स्ट्रूवाइट। दीज आर द एल्केलाइन स्टोन्स। बच्चों याद रखना, कैल्शियम ऑक्सलेट के 2 टाइप के स्टोन होते हैं, मोनोहाइड्रेट और डिहाइड्रेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के 2 टाइप के स्टोन होते हैं, मोनोहाइड्रेट और डिहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट डंबल या हावर ग्लास शेप का होता है, जबकि डिहाइड्रेट जो होता है वो एनवेलप शेप का या बाई पिरामिडल शेप का होता है। दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो एमॉर्फस फ्लैट शेप का स्टोन होता है। ब्रूसाइट स्टोन जो होता है वो निडल शेप का होता है, और स्ट्रूवाइट स्टोन कॉफिन लिड शेप का स्टोन होता है। यूरिक एसिड का स्टोन मल्टी फैसेटेड इरेगुलर प्लेट या रोजेट शेप का होता है, और सिस्टीन के लिए मैंने कहा था कि इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये हेक्सागोनल या बेंजीन रिंग शेप का स्टोन होता है। क्रिस्टल क्लियर है बेटा यहां तक? मक्खन पढ़ोगे तो मक्खन बनोगे, और छाछ पढ़ोगे तो छाछ बनोगे। मैंने कहा भैया मक्खन फॉलो करो, समय नहीं है, समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत कुछ है, सेलेक्ट भी होना है, यानी कि चैलेंज बहुत सारे हैं। चैलेंज बहुत सारे हैं, जॉब हर किसी को लगना है, भीड़ बहुत बड़ी है, दौड़ हर कोई रहा है, लेकिन मेरे बब्बर शेरों को मुझे सबसे आगे पहुंचाना है। मेरा स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजुअली बहुत बेहतर ढंग से तैयार हो, काफ़ी अच्छा नॉलेज उसके अंदर हो, और एग्जाम में अगर जो भी क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट आसानी से उसको कर सके। तो डियर स्टूडेंट, इस भीड़ में किस प्रकार से आपको अपनी सीट निकालनी है, इसके लिए या तो आपके साथ मैं हूं और दूसरे आप खुद हैं। अपन दोनों को मिलकर के ही काम करना है, तीसरा कोई नहीं आएगा जो हम लोगों को वो चीज़ें सिखाएगा जो बच्चों हम एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। तो अपन दोनों को मिलकर के और बेहतर ढंग से एक अच्छी रणनीति के साथ में एग्ज़ाम तक पहुंचना है, और एग्ज़ाम में पहुंचने के दिन हम लोगों को बेहतर ढंग से प्लान करके और पेपर करना है। अंडरस्टैंड? तो याद रखना बेटा। नाउ बच्चों, शेप ऑफ द रीनल कैलकुलाई में एक और कुछ इंपॉर्टेंट रीनल कैलकुलाई से रिलेटेड की नोट्स आप देखिएगा, जो पॉसिबिलिटी है। मोस्ट कॉमन टाइप का रीनल स्टोन अगर आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन कौन सा होता है, क्या आप जानते हैं? विच इज द मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन? मोस्ट कॉमन टाइप का रीनल स्टोन होता है बेटा कैल्शियम ऑक्सलेट। लगभग 85% पेशेंट्स जो हमारे पास रीनल स्टोन के आते हैं, उनमें 85% केसेस कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। अंडरस्टैंड?
बच्चों याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन रेडियोलुसेंट यूरिनरी स्टोन कौन सा है? मोस्ट कॉमन रेडियोलुसेंट यूरिनरी स्टोन है यूरिक एसिड। बच्चों इन्फेशियस स्टोन या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन किसे बोला जाता है? बच्चों याद रखना, स्ट्रूवाइट स्टोन को इन्फेशियस स्टोन या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं। तो ये वाले स्टोन जो होते हैं वो यूटीआई के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा होते हैं। तो यदि हमारा सवाल आपसे ये हो कि यूटीआई वाले पेशेंट्स को कौन से स्टोन मैक्सिमम होते हैं, तो आंसर होता है स्ट्रूवाइट। कौन से स्टोन को ट्रिपल फॉस्फेट कहा जाता है? तो आंसर होता है स्ट्रूवाइट। कौन से स्टोन्स को इन्फेशियस स्टोन कहते हैं? तो दोस्तों आंसर होता है हमारा, सर जी आई एम आफ्टर लेक्चर ऑन ड्यूटी, यस नो प्रॉब्लम। तो कौन से स्टोन्स को इन्फेशियस स्टोन कहते हैं? तो आंसर होता है स्ट्रूवाइट। ट्रिपल फॉस्फेट भी बोलते हैं। या हम क्लिनिकली आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूटीआई का पेशेंट है तो कौन से स्टोन्स डेवलप होने के चांस ज्यादा होंगे? तो डियर स्टूडेंट, यूटीआई वाले पेशेंट्स को इन्फेशियस होगा, स्ट्रूवाइट। कौन कौन से 3 फॉस्फेट मिलकर के और स्ट्रूवाइट फॉर्म करते हैं? तो कैल्शियम, अमोनियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। याद रखना बेटा, दिस इज अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगा दो 7 स्टार। डियर स्टूडेंट, स्पेशली ड्यू टू द प्रोटियस इन्फेक्शन, हम पूछे कि स्पेशली कौन सा पैथोजन स्ट्रूवाइट इन्फेक्शन कॉज करता है? दोस्तों कौन सा पैथोजन स्ट्रूवाइट इन्फेक्शन कॉज करता है मोस्ट कॉमनली? तो डियर स्टूडेंट, प्रोटियस इन्फेक्शन। प्यारे बब्बर शुरू, एक्सट्रीमली हार्ड स्टोन कौन से होते हैं? एक्सट्रीमली हार्ड, तो सिस्टीन स्टोन जो होते हैं वो एक्सट्रीमली हार्ड स्टोन होते हैं। स्पॉन्टेनियसली पास होने वाला स्टोन कौन सा होता है? कौन सी कंडीशन में स्टोन्स जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली पास हो जाते हैं? तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ऐसे स्टोन जो 5 mm से कम साइज के होते हैं, 5 mm से कम साइज वाले, दो कंडीशंस बता रहा हूं बेटा, दोनों कंडीशंस को याद रखना है कि सर कौन से स्टोन स्पॉन्टेनियसली पास हो जाते हैं। तो स्टोन्स दे आर लेस देन 5 mm in the size, and second condition is that stone in the lower third of ureter। दोस्तों यूरेटर्स हैं और यूरेटर्स के लोअर 1/3 के अंदर पाए जाने वाले, लोअर थर्ड के अंदर पाए जाने वाले स्टोन्स जो होते हैं दे स्पॉन्टेनियसली पास्ड। तो कौन से दो कंडीशंस हैं दोस्तों जिनमें स्टोन्स स्पॉन्टेनियसली पास हो जाएंगे? तो वन इज द इट शुड लेस देन 5 mm और इट शुड बी प्रेजेंट इन द लोअर थर्ड ऑफ यूरेटर्स। ये हाइड्रेशन से ही निकल जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट याद रखिएगा प्यारे बब्बर शेरों, मोस्ट पॉपुलर सर्जरी फॉर स्टोन। स्टोन के लिए सबसे पॉपुलर सर्जरी होता है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शोक वेव लिथोट्रिप्सी। सर्जरी ऑफ चॉइस फॉर स्टोन लेस देन 2 सेंटीमीटर। दोस्तों 2 सेंटीमीटर से कम साइज तक के स्टोन्स के लिए सर्जरी ऑफ चॉइस होता है बेटा ESWL। कौन सा बेटा? ESWL जो होता है ना, वो 2 mm से कम साइज तक के स्टोन्स के लिए किया जाता है। यदि अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है दोस्तों, तो 2 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन्स के लिए सर्जरी ऑफ चॉइस होता है PCNL। कौन सा? PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। क्या करनी पड़ेगी? लिथोटॉमी करनी पड़ेगी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी इज इंडिकेटेड। यदि इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर दूं और कह दूं कि इंडिकेटेड फॉर, तो यू विल आंसर सर इफ द स्टोन इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर then we prefer the PCNL. If the stone is less than 2 centimeter then we prefer the ESWL। तो दोनों सर्जिकल प्रोसीजर्स PCNL, ESWL क्रिस्टल क्लियर है। गोल्ड स्टैंडर्ड लिथोट्रिप्टर, याद रखना इसका फोटो भी आपको आ सकता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लिथोट्रिप्टर कौन सा है स्टोन निकालने के लिए?
उस लिथोट्रिप्टर का नाम होता है बेटा डॉर्नियर, डॉर्नियर अनमोडिफाइड HM3। क्या नाम है, बोलो एक बार मेरे साथ, डॉर्नियर, डॉर्नियर अनमोडिफाइड HM3, डॉर्नियर अनमोडिफाइड HM3 lithotripter is most popular gold standard lithotripter। अंडरस्टैंड बेटा, यहां तक जो भी पढ़ाया है क्या लॉक कर दिया जाए सब कुछ, बोलो भाई बब्बर शेरों, लॉक लगा दिया जाए, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर ना? यस कुलदीप, आज का वुगली ऑफ द डे है कुलदीप, सबसे पहले लॉक करने वाला कैंडिडेट। क्रिस्टल क्लियर बेटा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन टुडे, अंडरस्टैंड? आइएगा बात करता हूं क्वेश्चंस पे। नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। नर्स इज प्रिपेयरिंग टू ऑब्टेन अ कल्चर फॉर अ मेल पेशेंट with a urethral discharge. Which objective data should the nurse observe for in the genital area before obtaining the culture? Obtain the culture for a male patient with urethral discharge. Which objective data should the nurse observe for in the genital area before obtaining the culture? प्यारे बच्चों याद रखना, हमसे कह रहा है ऑब्जेक्टिव डाटा। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव डाटा। तो यू फोकस ऑन दिस वर्ड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो रेडनेस इज द ऑब्जेक्टिव डाटा, जबकि एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट इज अ सब्जेक्टिव, यूरिथ्रल स्टिंजिंग इज अ सब्जेक्टिव, ईचिंग इज ऑल्सो अ सब्जेक्टिव। तो दीज 3 फाइंडिंग्स आर द सब्जेक्टिव गाइस, बट एग्जामिनर आस्किंग होगा तो सब कुछ होगा, होने में तो सब कुछ होगा, बट यू नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे ध्यान देना था। क्वेश्चन ये कह रहा था गाइस कि ऑब्जेक्टिव डाटा बताइए, और इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये अगर हम सीख जाते हैं, अपने अंदर इंप्रूव कर लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली यू विल क्रैक द नॉर्सेट। और इट्स टाइम टू लेट्स क्रैक द नॉर्सेट, और इट्स टाइम टू गेट अ गुड जॉब इन एम्स। Understand guys? So you will be definitely a next nursing officer, and Woogly classes always help you. Woogly classes always stand with you, always gives you a very excellent content and the education system. Woogly the power of excellence. यूं ही नहीं कहते हैं Woogly को the power of excellence. My dear student, तो हम लोगों को केवल फोकस करना था किस पर? क्वेश्चन की इस लैंग्वेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्लेस द स्टेप्स फॉर कलेक्टिंग अ वुंड कल्चर स्पेसिमेन इन द करेक्ट ऑर्डर। दोस्तों किसी वुंड से आपको क्या करना है? कल्चर स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। तो कल्चर स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए सही स्टेप्स आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और कॉम्बिनेशन मैंने नीचे दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। ध्यान से देख के करना बेटा, क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दीजिएगा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कलेक्ट करिए कल्चर स्पेसिमेन। किस सीक्वेंस में आप कल्चर स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे? अब यहां पर जो गलती हम करते हैं, अब यहां पर जो हम गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं देखना, कंफ्यूजन टू कॉन्फिडेंस। आएगा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द पेशेंट यूजिंग 2 आइडेंटिफायर। आप इस ऑप्शन को नंबर 1 पोजीशन पर रख रहे हो।
दूसरा आपके पास है अप्लाई क्लीन ग्लव्स एंड रिमूव द ओल्ड ड्रेसिंग और डिस्पोज ऑफ इन द अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल। नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों थर्ड ऑप्शन, क्लीन एरिया अराउंड द वुंड एज, और देन one option, open the package containing the sterile culture tube dressing supplies and then apply the sterile gloves, obtain the culture। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमें कंफ्यूजन है यहां पर कि हम फर्स्ट पोजीशन पर किसको रखें, नंबर 2 को रखें या नंबर 4 को रखें। अप्लाई द क्लीन ग्लव्स, रिमूव द ओल्ड ड्रेसिंग और डिस्पोज ऑफ इन अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल, आइडेंटिफाई द पेशेंट यूजिंग टू आइडेंटिफायर। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होगा और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पेशेंट को आपको क्लीन ग्लव्स अप्लाई करने होंगे और क्लीन ग्लव्स अप्लाई करने के बाद यू नीड टू डू द क्लीन एरिया अराउंड द वुंड। सो द ए ऑप्शन, वन ऑप्शन इज द राइट आंसर माय गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ। तो किस प्रकार से हम कल्चर स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। लॉक कर दूं क्या बेटा, बात समझ में आ गई सबको, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। शाबाश जितेंद्र चित्तौड़िया, शाबाश बेटा, इस बार भैया बाजी जितेंद्र ने मार ली। जितेंद्र बेटा पक्का सिलेक्शन है तेरा। नेक्स्ट, place the following steps for sterile urine specimen for the Luer-Lock catheter port in the correct order। जो Luer-Lock कैथेटर लगा हुआ है उसमें से आपको यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, स्टेराइल यूरिन कलेक्ट करना है। स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन जब कभी भी बोल देना तो स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट होगा बेटा Luer-Lock कैथेटर से, ठीक है। अब मेरा सवाल तो ये नहीं है लेकिन कि स्टेराइल स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट होगा, मेरा सवाल है कलेक्ट करने की स्टेप्स क्या होगी। क्लियर है? 5 स्टेप्स है आपके पास, तो आप किस स्टेप को फॉलो करेंगे। यदि अगर आपको हम यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो आप किस प्रकार से स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। सब के सब गधे गलत आंसर कर रहे हैं। किसी को भी नहीं आता है कि यूरिन का सैंपल कैथेटर से कैसे लेते हैं। बड़े दुख की बात है अपने लिए कि हम गधों को, इतनी नर्सिंग पढ़ ली अपन ने, पूरी नर्सिंग कर ली, सब कर लिया और जिंदगी का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके बाद कोई एग्जाम देने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी तक हमने कैथेटर में से यूरिन सैंपल लेना नहीं सीखा। गजब की बात होगी, सीखो, इधर देखो। सबसे पहले जब कभी भी यूरिन कैथेटर में से स्टेराइल यूरिन सैंपल लेते हैं तो सबसे पहले क्लैंप द ड्रेनेज ट्यूब विद अ क्लैंप। सबसे पहले ड्रेनेज ट्यूब आ रही है, ये बैग में जाएगा, अंडरस्टैंड। इस ड्रेनेज ट्यूब को क्लैंप करना है, पहला काम, ठीक है। विद अ क्लैंप और रबर बैंड फॉर 15 मिनट। कितने मिनट के लिए क्लैंप रखेंगे? 15 मिनट के लिए। 15 मिनट का प्रोसीजर रहेगा, इसलिए 15 मिनट बोला। आइडियल टाइम नहीं है, कम में भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लीन द कैथेटर एंट्री पोर्ट एंड वेट फॉर द डिसइंफेक्टेंट टू ड्राई। अब ये कैथेटर का जो पोर्ट है इसको खोलेंगे अपन और इसको क्लीन करेंगे। पहले खोलने से पहले क्या करना है बेटा, क्लीन करना है इसको, ठीक है ना। क्लीन करना है और ये ड्राई होने तक आपको इंतजार भी करना है। तो इसलिए मैंने कहा था 15 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है ना। कम भी लग सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट कैसा है। तो मैंने कहा कि इसके बाद इसको क्लीन करो बेटा,
क्लीन करने पर कैथेटर एंट्री पोर्ट को क्लीन करो और क्लीन करने के बाद में ड्राई करने के लिए इसको वेट करो। देन उसके बाद अटैच अ ल्यूर लॉक सिरिंज टू द ल्यूर लॉक पोर्ट। दोस्तों ल्यूर लॉक सिरिंज से अब आपको क्या करना, इस पोर्ट से क्या करना है, बैग हटा के और अपनी सिरिंज को अटैच कर देना है। तो तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, हम सिरिंज अटैच करेंगे बेटा, अटैच हो गया सिरिंज। फिर क्या करेंगे हम, एस्पायरेट 3 ml ऑफ यूरिन। कितना यूरिन एस्पिरेट करते हैं, स्टेराइल यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए कितना यूरिन लिया जाएगा, केवल 3 ml की जरूरत है। ज्यादा भर के लेना है तो ले लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। भरने की जरूरत नहीं है कि सिरिंज फुल भर ली, फुल भरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें अगर कुछ काम हो तो भर लेना, मैं कुछ मना नहीं करूंगा, लेकिन जरूरत केवल 3 ml की है। कितने ml की जरूरत है भैया? अरे गज्जू ओ, नीली शर्ट, सीधा बैठ, लेट लेट के मत पढ़ा कर, साउसर की क्लास में ठोक देंगे तेरे को। समझ में आ गई ना? एम्स की तैयारी कर रहा है तो पूरी बॉडी में से एम्स की खुशबू आनी चाहिए। आगी बात समझ में? सीधा बैठ। और लड़की बालों को हाथ मत लगा बार बार, ट्राइकोटिलोमेनिया है क्या? बार बार बाल संवारती रहती है, क्लास पे पढ़ने पे फोकस कर यार बेटा, बालों से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। बाल बांध के बैठा कर, क्लास के अंदर खोल के बैठी है। तो देख बेटा 3 ml यूरिन लेना है। कितना लेना है? 3 ml लेना है। एस्पिरेट कर लिया और फाइनली फिर उसके बाद अनक्लैंप द कैथेटर और अलाउ द यूरिन टू फ्लो इनटू द ड्रेनेज बैग। और फाइनली फिर भैया इस क्लैंप को हटा दो वापस से, इसको पहले जोड़ दो बैग से और फिर इस क्लैंप को हटा दो और वापस से यूरिन को बैग में आने दो। तो मेरे जो सही ऑप्शन थे वो क्या है बेटा, कि पहली स्टेप में तो मैंने क्लैंप किया था, क्लैंप हो गया। अब कीवर्ड्स को मार्क कर देता हूं मैं और शॉर्ट कर देता हूं। पहली स्टेप में अपन को क्लैंप करना है कैथेटर को। नंबर 2 दूसरी स्टेप में क्लीन करना है। नंबर 3 स्टेप के अंदर दोस्तों आपको अटैच करना है। अटैच क्या करना है? सिरिंज को। और नंबर 5 स्टेप के अंदर एस्पायरेट करना है और एस्पायरेट करने के बाद अनक्लैंप करना है। समझ में आ गया अब क्या स्टेप्स होती हैं? अब याद रहेगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा बेटा? सबसे पहले क्लैंप करोगे, क्लैंप करने के बाद, क्लैंप करने के बाद क्या करोगे? बोलो जल्दी जल्दी भैया। क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद क्या करोगे? जल्दी जल्दी आंसर पुट करो। अटैच कर दोगे, अटैच करने के बाद क्या करोगे बेटा? अटैच करने के बाद एस्पिरेट कर दोगे, यूरिन एस्पिरेट करना है और फिर एस्पिरेट करने के बाद क्या करना है? वापस अनक्लैंप करना है। अगर अब भी यहां पे वुगली में पढ़ने के बाद भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ ना, तो ये पक्की गारंटी है मेरी कि फिर उद्धार करने वाला दूसरा अवतार भी नहीं है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? आप सीख गए यूरिन सैंपल कलेक्ट करना। प्रैक्टिकली भी जब कभी भी तुम लोग वर्क पे जाओगे, जॉब पे जाओगे, तो आपको पता होगा ना, सीख जाओगे ना। क्रिस्टल क्लियर है अब तो? क्लास को लाइक तो कर दो रे गधों। समझ में आ गई बात? अंडरस्टैंड? अब नहीं भूलेंगे ना कभी भी? लॉक कर दिया जाए? शाबाश, वेरी गुड, ग्रेट। तो बेटा याद रखना, अगर मेरे पास समझ में नहीं आया तो मैंने कहा ना कि इसके अलावा उद्धार भी करने वाला अवतार नहीं हुआ अभी। जितना सिंप्लीफाई करके डिफिकल्ट। अब जब आपने ये क्वेश्चन शुरुआत में पढ़ा था तब आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था ना कि यार कैसे याद रहेगा, बहुत कठिन है, ये है वो है। लेकिन जब आपने इसको सोल्व करके फाइनली जब मैंने कह दिया कि बेटा लॉक कर दो, तो लॉक करते टाइम ये क्वेश्चन पूरा आपकी टिप्स पे है कि नहीं है? बताओ, टिप्स पे आया कि नहीं आया? ऐसे ही पूरी मेडिकल सर्जिकल टिप्सों पे ला देता हूं मैं पूरे 6 महीने के अंदर अंदर। और इस कारण से 100%
और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी किसी ना किसी एग्जाम में तो सेलेक्ट हो ही जाता है, क्योंकि एमएसएन ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो लगभग 60 से 70% आता है। और अगर एमएसएन पे तुमने बढ़िया पावरफुल कमांड बना ली तो समझो तुमने नर्सिंग पे फतेह प्राप्त कर ली। क्लियर? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जो ये मान के चलो चैलेंजिंग है, बाकी तुम कुछ भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एमएसएन जो है वो हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, एमएसएन को बेस्ट से बेस्ट ही प्रेफर करना है, अगर हल्का है तो मत करना। क्लियर बेटा? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। नर्सिंग पर्सनल रिसीव द इंस्ट्रक्शन from the nurse to collect a sterile urine specimen from the Lure-Lock port of an indwelling catheter. The nurse identifies that NAP need further instruction when, कब, if he or she state। आपके पास नर्सिंग ऑफिसर आप बन गए हो और नर्सिंग ऑफिसर बनकर आप एम्स के अंदर नेफ्रोलॉजी में ड्यूटी कर रहे हो, और आपके पास नर्सिंग असिस्टेंट है जो अभी अभी ज्वाइनिंग हुआ है। उसने ऐसा क्या किया कि आपको उसको फर्दर टीचिंग करने की जरूरत है? क्या बोला उसने? क्या बोला उसने ऐसा? बोलो मेरे बब्बर शेरों, आपका जो असिस्टेंट है उसने ऐसा क्या कहा कि यू नीड टू प्रोवाइड द फर्दर टीचिंग? दे दो आंसर, दे दो, सब बना दो राफेल। राफेल बना दो, कोई भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसने आंसर ना दिया हो, सब दे दो। डॉक्टर विवेक बेटा क्या लगा रहा है? लोग ऑप्शन तो लिख, खाली ताला ही ताला लगाएगा क्या? सुनो अब बच्चों, याद रखना, स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करना है आपको। किसमें से? कैथेटर में से, इंडवेलिंग कैथेटर में से। ठीक है बेटा, तो याद रखना, इट्स नॉट माई रोल टू कलेक्ट अ स्पेसिमेन फ्रॉम द पोर्ट ऑफ एन इंडवेलिंग कैथेटर। ऐसा बोला, क्रॉस मार दो। I will use an 18 gauge needle to draw out the urine for the specimen। बच्चों, अगर उसने कहा है कि मैं 18 गोज का निडल यूज करूंगा, या उसने कहा है कि मैं 20 ml का ल्यूरलॉक सिरिंज यूज करूंगा, तो बच्चों आपको पता है ना, ल्यूरलॉक कैथेटर से, ल्यूरलॉक पोर्ट से स्पेसिमेन लेने के लिए ल्यूरलॉक वाला सिरिंज ही काम में लिया जाता है। तो ये बात बोली ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बात बोली उसने। I will use a Lure-Lock syringe to draw the urine specimen। ये बात भी उसने सही बोली है, लेकिन इसमें उसने क्या मेंशन नहीं किया, कितने ml की सिरिंज लेने वाला है। लेकिन इसमें उसने बोला कि मैं 18 गोज का निडल काम में लूंगा टू ड्रॉ अप द यूरिन फॉर स्पेसिमेन। तो 18 गोज बोला ना दोस्तों, तो आप उसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है। ये बोल गया तो मतलब टीचिंग करने का कोई सवाल ही नहीं।
अरे वो कह रहा है कि मेरी ड्यूटी नहीं है, मुझे सैंपल स्पेसिमेन नहीं लेना है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। यहां कह रहा है कि ल्यूड लॉक सिरिंज, लेकिन उसने कंडीशन मेंशन नहीं की। एक कह रहा है कि मैं यहां पर 20 ml ल्यूड लॉक सिरिंज काम में लूंगा, तो आप उसको समझाना कि यही करना है। अगर वो 18 गोज निडल कहता है दोस्तों, तो यू नीड टू एजुकेट अगेन टू द प्रैक्टिशनर। अंडरस्टैंड बेटा? सो द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? नंबर 2 बी ऑप्शन लगा दो भैया। भैया मजे करने नहीं आया तू यहां पे, अरे मजे करने आया है कि नर्सिंग ऑफिसर बनने आया है? मूवी वूवी जा, कहीं थिएटर में जा, या कोई गार्डन वार्डन घूम अगर मजा आए तो। क्लियर है बेटा? गलत जगह आ गया रे तू, गलत जगह आ गया बेटा। क्लियर? अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, माहौल जमने लगा है, अभी तो धीरे धीरे समय लगेगा किसी चीज को आने में। अभी से ही क्या वो सब चीजें करने, अभी तो माहौल बन रहा है, अभी सबको थोड़ा सा वार्म अप होने दो। तो देखो बेटा, बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। Accumulation of urine in the bladder because of inability to empty the bladder completely. Accumulation of urine in the bladder. Accumulation of urine in the bladder because of inability to empty the bladder completely. क्या कहते हैं इसको बेटा? इसे क्या बोलोगे? क्या इसको अर्जेंसी कहते हैं? क्या इसको हेमेचूरिया कहते हैं? क्या इसको ओलिगुरिया कहते हैं? क्या इसको रिटेंशन कहा जाता है? दोस्तों याद रखना, यूरिन का खाली नहीं होना, ब्लैडर का एम्प्टी नहीं हो पाना, यूरिन का कलेक्शन हो जाना क्या कहलाएगा? यूरिन का रिटेंशन कहलाता है। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बब्बर शेरों। क्वेश्चन बहुत सिंपल और लॉलीपॉप था, इसलिए हर किसी ने लॉलीपॉप को राफेल बना दिया। नेक्स्ट देखिए, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन को क्या बोलोगे? फिर से अगेन एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत गजब का सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिला है। तो उम्मीद करता हूं कि एक भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, हर कोई बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। शाबाश, वेरी गुड, 100%। कहां लॉक लगाऊं बेटा? लॉक कर दिया जाए ना? बच्चों याद रखना, पेनफुल यूरिनेशन या डिफिकल्ट यूरिनेशन को डिसूरिया कहा जाता है, और इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन द इनिशिएशन ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन को इनिशिएट करने में डिफिकल्टी होना, ये जो पढ़ा रहा हूं ना बेटा, अभी जो लेक्चर्स आपको मैं दे रहा हूं, सारे लेक्चर देख लेना जिसने भी नहीं देखे हैं, क्योंकि ये मान के चलो पक्का नॉर्सेट हुआ और ये सब सफाया हुआ वापस वुगली पे से। मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं रहेगा, केवल तुम्हें मैंने एक ही शर्त रखी थी, एक ही वादा किया था कि केवल आप लोगों को एग्जाम दिला दूंगा, पास करवा दूंगा, राइट, नौकरी लगा दूंगा। उसके बाद तुम ये मान के चलो, ये जैसे ही तुम्हारा एग्जाम हुआ और सारा सफाया हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा बुगली पे वापस। अंडरस्टैंड? क्योंकि मैं केवल स्टूडेंट का भक्त हूं भैया, मैं स्टूडेंट का भक्त हूं, केवल गधों का भक्त नहीं हूं। एक ही बात बोलूंगा, मैं केवल मेरे स्टूडेंट का फैन हूं, उनका भक्त हूं, स्टूडेंट के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं गधों का भक्त नहीं हूं। साफ बात कह रहा हूं, समझ में आ गई तुम लोगों को? मैं अपने फजीदे नहीं करवा सकता, तो YouTube पर मैं केवल मात्र वो चीजें रखूंगा बस जो बहुत सेलेक्टिव है। अंडरस्टैंड? वो सारी वैल्यूएबल मेहनत मेरी, एक एक बहुत मेहनत का क्वेश्चन है बेटा। इधर गाइडों से टिप्पा टिप्पी के क्वेश्चन नहीं है ये जो तुम सोल्व कर रहे हो। टिप्पा टिप्पी नहीं है, टिपोलॉजी नहीं है, ये टीपू सुल्तान नहीं हूं मैं, राइट? कि इधर उधर से टीप के और ऐसा वैसा ये बना दिया। पूरा बहुत एनालिसिस करके, बहुत मेहनत करके, एग्जाम्स के पैटर्न्स को स्टडी करके,
और फिर जाकर के आपको ये सब कुछ डिलीवर किया जाता है बेटा। तो जिसको पढ़ना है ना वो पूरा टाइम से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि किस दिन वापस नर्सेस के लिए ब्लैक डे हो जाएगा इसका मैं नहीं कह सकता, राइट। क्योंकि इससे पहले एक झटका तो लग चुका है सबको, ब्लैक डे हो चुका है, राइट। तो अब कब ब्लैक डे आएगा इसका मैं नहीं कह सकता। तो आप पूरा प्रिपरेशन लाइव अटेंड करो या तो क्लास को, और अपना जो भी प्रिपरेशन है वो तरीके से टाइम से कर लो। आपके लिए जो है वो आपको जिम्मेदारी से, जैसे जिम्मेदारी से मैं आ जाता हूं ना 9 बजे सुबह आ जाता हूं ना पूरा तैयार होकर के, तो भैया सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेलेक्ट नहीं होना है, या जॉब मुझे नहीं लगना है, जॉब तुम्हें लगना है भैया। तो जितनी सिंसियरिटी मेरे अंदर है ना उससे ज्यादा सिंसियरिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। 10 मिनट पहले ही आके बैठ जाया करो लाइव में। क्लियर हो गई बात, अंडरस्टैंड ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये मैं नहीं बोलूंगा आपसे, यानी कि ये मेरा काम नहीं है। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारी जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सब्सक्राइब कर लेने से ही मेरे चैनल पे करोड़ों की इनकम हो जाएगी या मैं इंडिया के अंदर वायरल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है बेटा। विचारों को बदलो, समझो। एक गधे ने लिख रखा था कि चैनल को अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा जब, तो अबे करे ना। यहाँ अनसब्सक्राइब करने से किसको किसको धमकी दे रहा है भैया, मुझे धमकी दे रहा है क्या? अनसब्सक्राइब करने से, तेरे अनसब्सक्राइब करने से या सब्सक्राइब करने से चैनल पे क्या हो जाएगा? मत कर सब्सक्राइब, कौन कह रहा है तुझसे? हम तो इसलिए प्यार से बात करते हैं आप लोगों से, क्योंकि हम जब मेहनत कर ही रहे हैं तो हम सोचते हैं कि यार आपको मतलब कोई मिस ना हो जाए। मतलब कई बच्चे नीडी होते हैं, ज्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि यार सर कहाँ से कैसे मिलेगा, कैसे नोटिफिकेशन आता है। तो हम बीच में एक आध दो बार कह देते हैं कि बेटा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और कुछ ऐसे जरूरतमंद बच्चे रहते हैं जिनको पता ही नहीं है वुगली के बारे में, कि वुगली क्या है, कौन है, कैसे पढ़ाता है। तो हम तुमसे ये भी कह देते हैं कि बेटा इनको व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट है उसको मिल जाए, तो थोड़ा सा भला आपका हो जाएगा, धर्म लग जाएगा। तो उसको पॉजिटिवली लिया करो भैया, अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात बेटा? तो देखिए, मैंने कहा कि डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग, आ जाओ अब वापिस से इधर, राफेल बना दूंगा नहीं तो। यूरिनेशन, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग द यूरिनेशन। यूरिनेशन इनिशिएट करने में बेटा अगर पेशेंट को डिफिकल्टी होता है, नहीं कर पाता है, यानी कि तुम सुसु करने खड़े तो हो गए लेकिन सुसु आ नहीं रहा है, तो सुसु अगर आ नहीं रहा है ना तो वेरी गुड, शाबाश। इसे हेजिटेंसी कहते हैं। और हेजिटेंसी किनको होता है? जिनको बीपीएच होता है दोस्तों, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जिसको भी होता है ना उसको हेजिटेंसी होता है। यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर है? लॉक कर दूं बेटा? नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिमेनिंग इन द ब्लडर आफ्टर वॉइडिंग। बेटा मैंने क्या कहा आपसे कि अगर ब्लैडर में यूरिनेशन करने के बाद भी यूरिन बचा हुआ है तो उसको क्या बोला जाएगा? जवाब आप दीजिएगा। सिंपल सा, सुंदर सा, सुशील सा, कोमल सा क्वेश्चन था, लॉलीपॉप सवाल था। बचे हुए यूरिन को रेसिडुअल यूरिन बोलेंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्रिस्टल क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अगला सवाल, फीलिंग द नीड टू वॉइड इमीडिएटली। एकदम पेशेंट को ऐसी इमरजेंसी होना कि भाई वॉइड करना ही पड़ेगा, वरना अगर ब्रेकर आ गया ना तो बस फिर त्राही माम हो जाएगा। तो ऐसी अर्जेंसी, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन को क्या कहते हैं? और तेरी तो बना दिया राफेल तुमने, तो मजा आ गया भैया, आनंद आ गया, आनंद आनंदम, शाबाश। मैंने कहा बेटा फीलिंग ऑफ द नीड टू वॉइड इमीडिएटली, इसको कहते हैं अर्जेंसी। ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है? ग्रेट। नेक्स्ट, वॉइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन का लार्ज अमाउंट, और आ गया फिर से भैया लॉलीपॉप। और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि राफेल बनेगा ही बनेगा। गजब भाई, गजब गजब सर। मजा आ गया। तो बेटा याद रखना, अगर बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन तो कहते हैं पॉलीयूरिया। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीयूरिया। और जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो मैंने स्पेशली लिखा हुआ है 100% प्योर एम्स दिल्ली, ऐसा लिखा हुआ है मैंने। 100% यानी कि 99 भी नहीं लिखा हुआ है। क्या लिख रखा है मैंने? 100% लिख रखा है। और मैंने 100 लिख रखा है ना, मतलब 100 ही है। जो मैंने बोला है ना, मतलब वैसा होगा ही होगा। अंडरस्टैंड बेटा? तो याद रखना, पॉलीयूरिया इसको कहते हैं। अगला सवाल, यूरिनेशन पर्टिकुलरली एक्सेसिव एट द नाइट। दोस्तों रात्रि के समय बहुत एक्सेसिव यूरिनेशन को क्या कहते हैं? और फिर से तुम राफेल बना दोगे मेरे बब्बर शेरों, मुझे पता है। शाबाश। यूरिनेशन और पर्टिकुलरली एक्सेसिव एट द नाइट, इसको कहते हैं नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मतलब रात्रि के समय बार बार यूरिनेशन के लिए जाना। तो ऐसा अगर किसी को होता है ना, तो उसको क्या होगा बेटा? स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे। अंडरस्टैंड? और स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे मतलब उसको इनसोम्निया की बीमारी हो जाएगी। और ऐसी सेम प्रॉब्लम स्लीप डिस्टर्बेंस मैंने ये कहा था आपसे कि एक कार्डियो जब पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था फुरूसेमाइड कभी भी शाम के टाइम नहीं देते हैं, यानी डायूरेटिक कभी भी शाम को नहीं दी जाती है, चाहे फुरूसेमाइड हो। कहा था ना अवॉइड करना। डिजॉक्सिन और फ्रूसेमाइड पढ़ा रखा है मैंने लेक्चर, उसको आज देख लेना पूरा। तो फ्रूसेमाइड के लिए मैंने आपसे बोला था बेटा कि इसको कभी भी इवनिंग या बेड टाइम नहीं दिया जाता है, वरना पेशेंट को बार बार रात को सुसु करने उठना पड़ेगा, और बार बार सुसु करने उठेगा ना तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे, इंसोम्निया हो जाएगा, इरिटेट रहेगा, बीपी भी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा फ्रूसेमाइड को अर्ली मॉर्निंग और अर्ली आफ्टरनून दिया जा सकता है। यदि अगर मैं पूछूं आपसे कि फ्रूसेमाइड ओडी देना है, ओडी देना है तो अर्ली मॉर्निंग देना है आपको। अंडरस्टैंड बेटा? यदि हम कहें बीडी देना है, तो एक तो अर्ली मॉर्निंग दे देना, दूसरी अर्ली आफ्टरनून दे देना, लगभग दिन में 1-2 बजे के आसपास, और ये दे देना सुबह 6 बजे के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। यूरिन में ब्लड का पाया जाना क्या कहलाएगा? शाबाश, वेरी गुड, ग्रेट। सवाल बहुत गजब आ रहे हैं यार, काजू कतली जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस और नो? खाओगे ना काजू कतली सिलेक्शन होते ही? अरे सिलेक्शन होते ही डिब्बा काजू कतली का ही लेके आना मेरे पास। अगर दूसरी मिठाई ले आए ना तो खाऊंगा भी नहीं और माला भी नहीं पहनाऊंगा। सम्मान का जो हार पहनाता हूं ना वो नहीं पहनाऊंगा, और सेल्फी भी नहीं लेने दूंगा मेरे साथ। तो याद रखना कि सिलेक्शन होते ही डिब्बा काजू कतली का ही लगेगा पूरा साहूसर के। काजू कतली का पूरा 1 किलो का डिब्बा। ठीक है भैया, याद रख लेना, भूल मत जाना कि सेलेक्ट होते ही नहीं तो भूल जाए कि साहूसर के काजू कतली का डिब्बा बाकी है। ठीक है, मोतीचूर नीचे निखाते बेटा मनीषा। तो याद रखना बेटा, मैंने कहा कि अगर पेशेंट को ब्लैडर कैंसर है, ये ऐसा हो जाता है ब्लैडर कैंसर के केस में, और ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है ना, ब्लैडर कैंसर का अर्ली क्लिनिकल फीचर तो हीमेचूरिया। ठीक है ना? और ब्लड में यूरिन के अंदर ब्लड पाया जाना क्या कहलाएगा? हीमेचूरिया। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, कोलकाता के रसगुल्ले लेके आ जाना बेटा।
तेरे को माफ किया, तू काजू कतली मत लाना, तू कोलकाता के रसगुल्ले ले आना यार, ले आना, लेकिन पक्का ले आना यार, बहुत पसंद है मुझे, ठीक है ना। और सोनिया तो 10 केजी लेके आएगी, भूल मत जाना बेटा, तू फिर ध्यान से सुन लेना। 10 किलो में से अगर 9.5 भी ले आई ना, तो मुर्गी बना के रखूंगा पहले आधे घंटे, तो सिलेक्शन के बाद भी। तो चल, ठीक है। वॉइडिंग वेरी ऑफन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वॉइडिंग वेरी ऑफन, बहुत बार वॉइडिंग आना, वेरी ऑफन, वेरी ऑफन, बहुत बार यूरिन आना मतलब फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी, मतलब ए आंसर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट इन रिलेशन टू द फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक के कंपैरिजन में यूरिन आउटपुट का डिस्टर्ब्ड, डिमिनिश होना, डिक्रीज होना। बोलो भाई, क्या कहोगे? और तेरी तो गजब गजब गजब, शाबाश, 100% का करेक्ट आंसर है बेटा। मैंने कहा आपसे कि डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट इन रिलेशन टू फ्लूइड इंटेक, तो बोलेंगे अपन अर्ध, सॉरी, ओलिगोरिया। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर है ना? सोनिया ने लॉक लगा दिया भैया, वुगली ऑफ द डे सोनिया ही होगी। नेक्स्ट, nurse recognized that the initial intervention for a patient in care setting who is found to be incontinent। बच्चों यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो आपसे कह रहे हैं कि इनिशियल इंटरवेंशन क्या होगा? इनकॉन्टिनेंस। अरे गधे तू चुप रे यार, पढ़ाई पे ध्यान दे गंवार। तो इनकॉन्टिनेंट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा दो बेटा 7 स्टार का सम्मान। नर्स रिकॉग्नाइज दैट द इनिशियल इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट हैव द एनी सेटिंग हु इज फाउंड टू बी इनकॉन्टिनेंट। अंडरस्टैंड? तो बेटा इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए इनिशियल इंटरवेंशन हम लोगों को बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो दैट कि इनिशियल इंटरवेंशन होगा, वी विल अरेंज अ टॉयलेट शेड्यूल फॉर दिस पेशेंट। व्हाट इज योर इनिशियल इंटरवेंशन बेटा? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट का पेशेंट है, तो यू नीड टू अरेंज, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको टॉयलेट कब कब जाना है, इसके लिए आपको उसे शेड्यूल प्रिपेयर करके देना होगा। इफ अ क्लाइंट हैव द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्लियर है गाइस? तो डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन, गोइंग टू बी कैथेटराइज एन एवरेज साइज 9-year-old बॉय, द अप्रोप्रिएट कैथेटर साइज फॉर दिस चाइल्ड। इस बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट कैथेटर साइज क्या होता है? बोलिए, 5 to 6 French, 8 to 10 French, 12 to 14, या 15 to 17? वेरी गुड, एक्सीलेंट नॉलेज यू हैव गाइस, गजब का नॉलेज है आप लोगों को। और हमने कहा कि अगर 9 ईयर चाइल्ड है या इससे कम एज का है, तो डियर स्टूडेंट, बच्चों के लिए हम 8 to 10 फ्रेंच का कैथेटर यूज करते हैं। लगा देना भैया इस पे एम्स डेली। अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो कैथेटराइजेशन होगा वो होगा 8 to 10 फ्रेंच। इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? क्रिस्टल क्लियर? बोलो भाई बब्बर शेरों, अरे मेरे चांद सितारों, बेटा बात समझ गए ना यहां तक? फाइनल फीडबैक कर दो एक बार मुझे।
कि यहां तक जो पढ़ाया है वो लॉक कर दिया जाए? बोलो भाई, लॉक कर दूं यहां तक? क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। For a patient with the functional urinary incontinence, the difficulty is related to the patient is. For a patient with functional urinary incontinence, functional urinary incontinence है बेटा, the difficulty is related to the patients. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट है और आपको बताना है कि इसको अक्सर कौन सी तकलीफ हुआ करती है। तो माय डियर स्टूडेंट, पेशेंट हैव द फंक्शनल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये पेशेंट जो होगा फंक्शनल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, वो बच्चों चेयर से उठ करके और टॉयलेट तक भी नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है मेरा मतलब जा तो सकता है, लेकिन इसका वो जो है ना, वो जा पहुंचने से पहले ही निकल जाएगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, डिफिकल्टी इन गेटिंग आउट ऑफ द चेयर एंड गोइंग टू द टॉयलेट, दिस इज अ प्रॉब्लम विद द पेशेंट, दे हैव द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर बेटा? अंडरस्टैंड? लॉक कर दो ना इसको, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नेक्स्ट, फॉर द पेशेंट हु हैज हैड अ continent urinary reservoir created, the nurse instruct the patient that there will be a need to. For the patient who has had a continent urinary reservoir created, the nurse instruct the patient that there will be need to. दोस्तों, इसको हमने क्या कर रखा है, सर्जिकली यूरिनरी रिजर्वायर क्रिएट किया हुआ है। सर्जिकली यूरिनरी रिजर्वायर अगर क्रिएट किया हुआ है बेटा, यूरिनरी रिजर्वायर क्रिएट किया हुआ है, तो इसे इंस्ट्रक्ट क्या करना होगा? तो आप इसे इंस्ट्रक्ट करिएगा कि कैथेटराइज द पाउच 4 to 6 टाइम्स इन अ डे। जब कभी भी रिजर्वायर क्रिएट किया जाता है दोस्तों, तो दिन में 4 से 6 बार कैथेटराइज करके उसे खाली करने का सलाह दिया जाता है। क्लियर है गाइस? तो व्हाट इंस्ट्रक्शन अ नर्स नीड टू गिव टू दोस पेशेंट्स? तो यू नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट टू catheterize 4 to 6 times in a day or to empty the reservoir of the urine. Understand guys? crystal clear है भैया यहां तक? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूं जब से वुगली देखना स्टार्ट किया है। लव यू बेटा, लव यू ओम प्रकाश, और चाहता हूं कि हर कोई ओम प्रकाश जैसा ही फैन होना चाहिए। ओम प्रकाश जैसे मेरे फैन को मैं सैल्यूट करता हूं दिल से बेटा। लव यू ओम प्रकाश, लव यू बेटा। ये किस, फ्लाइंग किस तेरे लिए। नेक्स्ट,
तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. The nurse is going to explain to the parent about toilet training. The parents are informed that control of voluntary voiding usually does not occur until the age of. The nurse is going to explain to the new parents about toilet training. The parents are informed that control of voluntary voiding usually does not occur until the age. बेटा क्वेश्चन जो है ना बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. घुमा फिरा करके आपसे यह सवाल पूछा गया था. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. लगा देना बेटा 7 स्टार का सम्मान. मुझे पूछना केवल इतना था प्यारे बब्बर शेरों कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो होता है ना, बच्चा टॉयलेटिंग पर वॉलेंट्री कंट्रोल कितनी एज में गेन कर लेता है, ऐसा क्वेश्चन था मेरा. क्लियर? याद रखना बेटा. लेकिन मैंने इसे मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके, और मैंने कहा है बहुत बड़ा एक्सप्लेन किया है इसको, कंफ्यूजन क्रिएट किया कि नर्स इज गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू पेरेंट अबाउट द टॉयलेट ट्रेनिंग. द पेरेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी वॉइडिंग, वॉइडिंग पर वॉलंटरी कंट्रोल प्राप्त कर लेता है बच्चा 2 to 3 ईयर की एज में. यानी बच्चा 2 से 3 साल में वॉलंटरी कंट्रोल गेन कर लेता है. अंडरस्टैंड बेटा? यूरिनरी एक्सटर्नल स्फिक्टर पर वॉलंटरी कंट्रोल कितनी एज में आएगा बेटा? 2 to 3 ईयर का एज. यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अंडरस्टैंड बेटा? लॉक कर दें क्या यहां पर? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है ना? ये लॉक कर दूं क्या? नेक्स्ट अगला सवाल सुने. The patient on the medical unit is scheduled to have a 24-hour urine collection to diagnose a urinary disorder. The nurse should अगर आपको 24 आवर का यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है अच्छा, आपने बेटा एक बात सुनी होगी, ये तो चलो इसका जवाब तो अपन देंगे, लेकिन इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो आप. 24 आवर यूरिन कलेक्शन करने वाले टेस्ट का क्या नाम होता है? किसी को पता है? ट्वेंटी 24 आवर यूरिन कलेक्शन करने वाले टेस्ट का नाम क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट. वीएमसी नहीं बेटा, वीएमसी नहीं, वीएमए. ठीक है ना? वेनिल मेंडेलिक एसिड. अच्छा, वेनिल मेंडेलिक एसिड जो होता है वो कौन से सब्सटेंस का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है? बताइए अब आप. वीएमए किसका मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है? VMA इज अ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ, किसका एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट? शाबाश, वेरी गुड. तो आइए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन ऐड कर देता हूं बेटा. जरा सा ध्यान देना है, जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले. तो बच्चों याद रखना, हम जानते हैं जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला की सेल्स का नाम होता है बेटा फियोक्रोम सेल्स. क्या नाम होता है? फियोक्रोम सेल्स.
यदि फियोक्रोम सेल्स के अंदर इफ ट्यूमर, बच्चों कई बार ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए तो दिस डिजीज कंडीशन नॉन एज द फियोक्रोम साइटोमा। कौन सा डिजीज हो जाएगा बेटा? फियोक्रोम साइटोमा हो जाएगा। और फियोक्रोम साइटोमा अगर हो जाता है तो हम जानते हैं एड्रीनल मेडुला से एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन दोनों का सिक्रेशन होता है। डियर स्टूडेंट, इफ द फियोक्रोम साइटोमा अकर्स इन अ पेशेंट रिजल्टिंग इन द इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, दोनों का लेवल बढ़ेगा और बोथ आर द मीडिएटर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे बेटा? क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शन है वो सब बढ़ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, जब भी ब्लड के अंदर एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन का लेवल बढ़ेगा तो इन दोनों का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी में है। जैसे हम कहते हैं कि प्यूरिन बढ़ेगा तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, क्योंकि प्यूरिन का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट का नाम है बेटा यूरिक एसिड। वैसे ही हम यहां आपसे कह रहे हैं बच्चों कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन का ब्लड लेवल अगर बड़ा, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इनका मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट का लेवल भी बढ़ता है। और इनके मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट का नेम होता है गाइस वेनिल मेंडेलिक एसिड। और वेनिल मेंडेलिक एसिड जो है एक मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है किसका? एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। और खास बात यह होती है दोस्तों कि दैट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी इन द यूरिन, इट विल बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन थ्रू द किडनी। तो गाइज ये यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट होता है। एंड सो द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द 24-hour यूरिन सैंपल, 24-hour यूरिन कलेक्शन फॉर द VMA। VMA के लिए 24-hour यूरिन कलेक्शन की आवश्यकता होती है। सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए ना? एक डिजीज पूरी क्लियर हो गई, या एनाटॉमी क्लियर हो गई? यहां तक पूरा क्लियर हो गया? बोलो बब्बर शेरों, अंडरस्टैंड? क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा? अंडरस्टैंड? तो देखिएगा बेटा, हमने कहा तुमने सुना, तो याद रखना। क्रिस्टल क्लियर? तो बच्चों मैंने कहा यूरिन का 24-hour सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे, और यूरिन का 24-hour सैंपल जब हम कलेक्ट करेंगे ना तो हमें सबसे फर्स्ट वाला जो सैंपल होगा वो डिस्कार्ड करना होगा, और सेकंड वॉइडिंग से हम लोग कलेक्ट करना शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, नॉट द स्टार्ट टाइम ऑन द कंटेनर। कंटेनर के ऊपर आपको एक इंफॉर्मेशन लिखनी है। जैसे ये कंटेनर है ना, तो इस कंटेनर पर एक इंफॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए दोस्तों, और वो क्या इंफॉर्मेशन होती है? स्टार्ट टाइम, कितनी बजे से सैंपलिंग शुरू किया गया है। क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा? काफी इंपॉर्टेंट है, यानी स्टार्ट टाइम आपको नोट करना है। क्रिस्टल क्लियर? बच्चों कैसे VMA सैंपल लेते हैं? 24-hour सैंपलिंग लेते हैं। तो फर्स्ट सैंपल विल बी डिस्कार्डेड एंड वी स्टार्ट टू कलेक्ट फ्रॉम द सेकेंड वॉइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the nurses assigned patient is experience urinary urgency, urinary incontinence. The nurse anticipate a medication that may be ordered for this difficulty. My dear students,
क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत जानदार, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है बेटा, काफी सुंदर जवाब दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, एंटिसिपेट द मेडिकेशन दैट मे बी ऑर्डर फॉर दिस कंडीशन, दिस डिफिकल्टी। तो अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो याद रखना, इसको जो मैं बॉक्स के अंदर मार्क कर रहा हूं बेटा, हम लोगों को इसी बात को विशेष कर फोकस करना है। अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए जो मेडिसिन लिखते हैं ना, उसका नाम है ऑक्सीब्यूटाइनिन। क्या नाम है बेटा? ऑक्सीब्यूटाइनिन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रख लोगे ना, अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए प्रेस्क्राइब मेडिसिन होता है बेटा ऑक्सीब्यूटाइनिन। क्लियर? लॉक कर दो ऑक्सीब्यूटाइनिन को। बोलो भाई बब्बर शेरो, बात समझ में आ गया ना? ऑक्सीब्यूटाइनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप। सेवरल पेशेंट इन अ लॉन्ग टर्म केयर यूनिट हैव इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर इन द प्लेस। अ नर्स इज delegating catheter care to nursing assistant. The nurse include the instruction. Read the options carefully and put the right answer. और क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। लगा दो इस पे 7 स्टार का सम्मान। और सुनिएगा क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। बच्चों, बात यह कही जा रही है कि यू आर अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और आप अपने असिस्टेंट नर्सेस को कुछ वर्क सौंपने जा रहे हो। क्या वर्क सौंपने जा रहे हो? सुनिएगा। आपके पास है बहुत सारे पेशेंट्स और इन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म केयर देना है दोस्तों। बहुत दिनों तक इनको केयर प्रोवाइड करना है। क्या केयर प्रोवाइड करना है? लॉन्ग टर्म केयर हैव द इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। दोस्तों, इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर केयर प्रोवाइड कैसे किया जाता है, ये इंस्ट्रक्शन आप अपने असिस्टेंट नर्सेस को प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या इंस्ट्रक्शन, क्या एजुकेशन आपको देना होगा? सवाल समझ में आ गया सबको? जस्ट द several patient admitted in the your ward and you need to instruct about the long term care of the indwelling urinary catheter. What is the nurse is delegating कैथेटर केयर? डेलीगेटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना। 10 असिस्टेंट है, 10 को दे दिया आपने कि आपको इन पेशेंट्स की रोज इंडवेलिंग कैथेटर केयर करना है। तो इंडवेलिंग कैथेटर केयर कैसे किया जाता है दोस्तों? सुनना बात को। क्लींसिंग अबाउट द 4 इंच अलोंग द लेंथ ऑफ द कैथेटर प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। दोस्तों, क्लींसिंग अबाउट 4 इंच, कितना? अबाउट 4 इंच अलोंग द लेंथ ऑफ द कैथेटर और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। कैथेटर को कैसे क्लीन किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ। किधर से किधर? प्रॉक्सिमल से डिस्टल क्लीन किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? तो लगभग 4 इंच आपको क्लीन के लिए इंस्ट्रक्शन करना है। तो यू नीड टू इंस्ट्रक्ट टू योर पर्सन असिस्टेंट दैट क्लीन द यूरिनरी इंडवेलिंग कैथेटर 4 इंच फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल। प्रॉक्सिमल जिधर से कैथेटर जुड़ा हुआ है और डिस्टल जिधर कैथेटर बैग से जुड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट, फॉर द रीनल अल्ट्रासाउंड द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू। रीनल अल्ट्रासाउंड जब कभी भी किसी को करना होगा, किसी पेशेंट का रीनल अल्ट्रासाउंड अगर करना चाहते हो, तो उससे पहले पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। बताइए आप, क्या इंस्ट्रक्शन आप अपने पेशेंट को देंगे रीनल अल्ट्रासाउंड से पहले?
जब कभी भी रीनल का अल्ट्रासाउंड करते हैं बच्चों, तो हमेशा पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है 1 घंटे पहले से, कि 1 घंटे पहले उसको कह देंगे कि क्लियर पानी पीजिएगा, फुल ब्लैडर भर जाए, तब जाके अल्ट्रासाउंड करेंगे। यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर हो गया है? वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। यानी कि पानी पीजिएगा और 1 घंटे पहले से उसको बोल दिया जाएगा कि बैठ जाओ और पानी पीते रहो, बोतल ले लो, और जब ब्लैडर फुल भर जाए तो टॉयलेट मत जाना, फिर आपकी जांच करेंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज एन आउटकम दैट इज आइडेंटिफाइड फॉर द पेशेंट विद अ यूरिनरी अल्ट्रेशन and an indwelling catheter. The nurse assists the patient to attain this outcome by. Question is very very most important. दोस्तों, prevention of infection is an outcome that is identified for the patient with urinary alteration or indwelling catheter. बच्चों, मैं कह रहा हूं कि पेशेंट को इंडवेलिंग कैथेटर लगा हुआ है और यूरिनरी सिस्टम उसका जो है वो अल्टर्ड है। तो ऐसे पेशेंट को इंफेक्शन से प्रिवेंशन करने के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, शाबाश, काफी अच्छा आंसर दे रहे हैं आप बेटा। तो देखिएगा, माय डियर स्टूडेंट, इस पेशेंट को इंफेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए we start to perform a perineal care Q8H। Q8H का क्या मतलब हुआ और PRN का क्या मतलब हुआ? पहले Q8H का मतलब बताओ। Q8H का क्या मतलब है? एट हावरली, थ्राइस ए डे। और पीआरएन का क्या मतलब होता है? एम्स में आया था ये पिछली बार, और हो सकता है दोबारा आ जाए, किस्मत है आपकी। क्वेश्चन यह आ जाए कि पीआरएन केयर का क्या मतलब होता है? शाबाश। तो दोस्तों, दोनों बातें क्लियर हो गई। Q8H का मतलब एवरी 8 हावरली। अब इस बात को या तो आप ऐसे कह दें या ऐसे कह दें कि 3 टाइम्स इन अ डे, ऐसा भी कह दें, या इसी बात को ऐसे भी आप कह दें दोस्तों कि एवरी शिफ्ट। बात एक ही होगी। अंडरस्टैंड? प्यारे बब्बर शेरों, पीआरएन यानी कि व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो, अंडरस्टैंड, तब केयर करना ही करना है, और कम से कम 8 घंटे में केयर करना है। अगर बीच में भी जरूरत होती है तो करना है, अंडरस्टैंड, लगता है तो करना है। और यूजुअली 8 हावरली तो इसको केयर देना ही देना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। क्रिस्टल क्लियर बेटा? तो याद रखना, राइट ऑप्शन क्या हो गया है हमारा? 1 2 3, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस किस का सही निकला? किस किस ने सी आंसर ही किया था? बिल्कुल सही बताना, झूठ मत बोलना। झूठ मत बोलना, बिल्कुल करेक्ट बताना, ठीक है ना? शाबाश, मोस्ट ऑफ सबका सही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। पेशेंट यूरिन इज यूनिफॉर्मली रेड इन द कलर। रेड कलर का यूरिन आ रहा है इसको। द नर्स सस्पेक्ट दैट इट मे बी आर द रिजल्ट ऑफ अ फूड और मेडिकेशन that the patient has ingested. Which of the following has caused the urinary coloration? बेटा, यूरिन के रेड कलर आ रहा है एक पेशेंट को, रेड कलर यूरिन आने का क्या कारण हो सकता है? फूड या दवा?
और इस पे लगा लेना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, पेशेंट्स यूरिन इज यूनिफॉर्मली रेड इन द कलर, एक जैसा रेड कलर आ रहा है तो कारण है बब्बर शेरों इसने ब्लैकबेरी खाई है। क्या खाई है? फेनाजोपायरिडियम जो होता है रेड कलर नहीं देना इसका आंसर, ब्लैकबेरी खा रखा है बेटा, और ब्लैकबेरी खा के आया है इसलिए इसको रेड कलर यूरिन हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो मेडिकेशन या फूड दोनों में से आपको चॉइस लेना था। क्वेश्चन जो था ना सिंपल ही था, लेकिन उसको थोड़ा ऐसा वेरिएशन उसमें डाल दिया कि वो सिंपल ही डिफिकल्ट हो गया। क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना? और मोस्ट ऑफ आप में से जिन लोगों ने गलत किया है वो याद रखना बेटा अब कि ऐसा क्वेश्चन होता है मेडिकेशन या फूड दोनों में से, तो ऐसे फूड जो यूरिन को रेड कर देते हैं उनमें ब्लैकबेरी भी एक ऑप्शन है। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, पेशेंट बीइंग सीन अ यूरोलॉजिस्ट ऑफिस सफर फ्रॉम द अर्ज इनकॉन्टिनेंस, द नर्स एंटिसिपेट द ट्रीटमेंट फॉर दिस डिफिकल्टी विल इंक्लूड, put the right answer guys. Again question is very important. Seen urologist office suffer from urge incontinence, the nurse anticipate the treatment for this difficulty will include. तो डियर स्टूडेंट, इस क्लाइंट को दिया जाने वाला थेरेपी कहलाता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अगर कभी भी आता है बेटा लिख लेना, अर्ज इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट होता है बेटा एंटी मस्कैरेनिक ड्रग थेरेपी। कौन सा? एंटी मस्कैरेनिक ड्रग थेरेपी इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस गाय। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अंडरस्टैंड बेटा? क्लियर है? एंटी मस्कैरेनिक ड्रग थेरेपी इज वेरी वैल्यूएबल फॉर द पेशेंट दे हैव द अर्ज इनकॉन्टिनेंस। क्रिस्टल क्लियर बेटा? लॉक कर दूं ना? पैक कर दिया जाए यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़ो। A patient had the laparoscopic procedure in the morning and is have difficulty voiding later that day. Before initiating the invasive measure, the nurse intervene by. दोस्तों इसको याद रखना, पेशेंट को क्या हुआ है? लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर हुआ है सुबह और इज हैविंग डिफिकल्टी इन द वॉइडिंग। बिफोर इनिशिएटिंग द इन्वेसिव मेजर द नर्स इंटरवेन बाय। प्यारे बच्चों याद रखना, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गज्जू बेटा ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा इसको लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हुआ है और अभी दैट हैव द डिफिकल्टी इन द वॉइडिंग, और बिफोर इनिशिएटिंग द इन्वेसिव मेजर, कोई भी इन्वेसिव काम करने जा रहे हो आप, तो बिफोर द नर्स इंटरवेन बाय रिंसिंग द पेरिनियल एरिया विद द वार्म वाटर। ऐसा कुछ भी करने जा रहे हो अगर आप, इन्फेक्शन को बढ़ावा नहीं देना है, तो कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करने से पहले आपको पेरिनियल एरिया को वार्म वाटर से धो देना है, रिंस करना है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर बेटा? लॉक कर दिया जाए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। To determine the possibility of renal problem, a patient is scheduled to have the IVP. Immediately after the procedure, nurse will need to evaluate the patient response and be alert to the question. Again, a very important guys. बब्बर शेरों याद रखना, अगर इंट्रावीनस पाइलोग्राम करना है ना, आईवीपी अगर हम लोगों को करना है तो डाई की जरूरत पड़ेगी। और डाई की जरूरत वाला कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो तो सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट एन एलर्जिक रिएक्शन टू द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर हो गया? आईवीपी यानी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रास्ट वाला प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है एलर्जी के लिए आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। लॉक कर दो बेटा? लॉक लगा दिया जाए ना इस पे? जल्दी से लॉक लगा दो, देखते हैं कौन होगा वुगली ऑफ द डे।
और शाबाश, भूपेंद्र ने बाजी मार ली बेटा। आज का वुगली ऑफ द डे होगा भूपेंद्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अ यूनिट मैनेजर इज इवैल्यूएटिंग द केयर that has been given to a patient by a new nursing staff. The manager determined that the staff member has implemented an appropriate technique for clean voiding urine specimen collection. बच्चों, क्लीन यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन का तरीका बताना है बस आपको। क्लीन वॉइडेड यूरिन स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करना है। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, क्लीन यूरिन स्पेसिमेन। अगर स्टेराइल यूरिन होता तो कैथेटर से लिया जाता। क्लीन यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड हाउ? तो जस्ट द स्पेसिमेन वाज प्लेस्ड इन अ क्लीन कंटेनर एंड द प्लेस्ड इन द यूटिलिटी रूम? नहीं, द स्पेसिमेन वाज कलेक्टेड आफ्टर द इनिशियल स्ट्रीम ऑफ यूरिन हेड पास। दोस्तों याद रखना, यूरिन का इनिशियल स्ट्रीम पास होने के बाद के यूरिन में से आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना होता है। लॉक कर दूं अब इस पे? कैसे कलेक्ट करना है बेटा? तो इनिशियल स्ट्रीम जब पास हो जाए उसके बाद हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड ना। बात समझ में आ गया सब लोगों को? यहां तक लॉक कर दिया जाए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। अ पेशेंट एट द यूरोलॉजी क्लिनिक इज डायग्नोस्ड विद द रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। अगला इनकॉन्टिनेंस का क्वेश्चन आया बेटा, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस का। This problem was identified by the patient statement of the experiencing. Dear student, put the right answer. रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, और क्वेश्चन पे लगा देना बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 7 स्टार का सम्मान इस क्वेश्चन को दे दीजिएगा, बिकॉज जबरदस्त क्वेश्चन है और दिल्ली एम्स के अंदर पक्का आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है बेटा। पॉसिबिलिटी पूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से करो। और अगर नहीं आता है तो याद जरूर कर लेना मेरे दोस्त। अर्ज इनकॉन्टिनेंस किसे कहते हैं? तो याद रखना बेटा, नो अर्ज टू वॉइड एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ द ब्लडर फुलनेस। पेशेंट का ब्लडर फुलनेस के प्रति अवेयर नहीं होना और वॉइड करने की नीड भी फील नहीं होना। वॉइडिंग की जरूरत ही फील नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट अवेयर अबाउट द नीड टू अर्ज द यूरिनेट, नॉट अवेयर अबाउट द फुलनेस ऑफ द ब्लडर। दिस कंडीशन इज नॉन एज द रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस कहते हैं बेटा इसको। अगर याद नहीं है तो याद जरूर कर लेना मेरे दोस्त इस क्लास को। इसी क्लास को क्या, जो सुपर लेक्चर्स में अभी ले रहा हूं, अगर नॉर्सिड देने जा रहे हो बेटा तो पढ़ के जाना ढंग से। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, फीमेल पेशेंट हैज एन ऑर्डर फॉर द यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अ नर्सिंग स्टूडेंट विल बी इवैल्यूएटेड बाय द इंस्ट्रक्टर on the insertion technique. The student is identified as implementing appropriate technique. बच्चों, फीमेल पेशेंट को कैथेटर डालने की अप्रोप्रिएट टेक्निक आपको बताना है। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगा दो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्यारे बब्बर शेरो, अगर आप किसी फीमेल पेशेंट को कैथेटराइजेशन कर रहे हो तो कैथेटर इज एडवांस 2 to 3 इंच, 2 से 3 इंच कैथेटर एडवांस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो फीमेल्स को कैथेटराइजेशन में कितना कैथेटर एडवांस करेंगे? 2 से 3 इंच। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लॉक कर दो बेटा यहां तक। बोलो बब्बर शेरो, कमाल के क्वेश्चन है। मनीषा, बिल्कुल कमाल के क्वेश्चन है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
Patient is diagnosed with the prostate enlargement. The nurse is alert to a specific indication of this problem when finding that the patient has. डायग्नोस है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का पेशेंट है, इसका स्पेसिफिक इंडिकेशन क्या होता है? पुट द राइट आंसर गाइस। बच्चों जो प्रोस्टेट का पेशेंट है, बीपीएच का पेशेंट है, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का पेशेंट है, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि सर इस डायग्नोसिस वाले पेशेंट्स के लिए एक और स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम होती है? तो इन्हीं पेशेंट्स का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि इनका ब्लैडर जो है वो डिस्टेंडेड होता है, खाली नहीं हो पाता है। अंडरस्टैंड? क्योंकि भैया ये बात याद रखो, ये ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट एनलार्ज होते ही यूरेथ्रा जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रुक गया है, तो ब्लैडर जो है फुल रहेगा, खाली नहीं हो पाएगा। यानी ब्लैडर डिस्टेंशन इज अ स्पेसिफिक फीचर of the patient with the prostate enlargement. D option is the right answer. लॉक कर दूं बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एसोसिएटेड विथ। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से मान के चलें श्योर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सीरियसली लेना एक एक शब्द को जो मैं आपको क्लासेस के अंदर कहता हूं, ये वो शब्द है, एक एक शब्द ध्यान से सुना करो, समझा करो और उस पर चिंतन किया करो, उसको फॉलो किया करो। एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, यही वो शब्द है, यही वो लाइन से, यही वो क्वेश्चन से बेटा जो आपको नॉर्सेट पार करवाएंगे। अंडरस्टैंड? तो याद रखना मेरे बब्बर शेरो, एक्सीलेंसी को फॉलो करें, एक्सीलेंसी के हिसाब से चलें, और याद रखना एक्सपीरियंस्ड लोगों के हिसाब से चलें जिनको नॉर्सेट का एग्जाम्स का काफी अनुभव है। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का क्वेश्चन है इज एसोसिएटेड विथ, और सवाल मैंने पूछा है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस किससे संबंधित होता है, किससे एसोसिएटेड होता है? तो याद रखना दोस्तों, ये एसोसिएटेड होता है कफिंग और स्नीजिंग से। किससे दोस्तों? कफिंग एंड स्नीजिंग से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड, शाबाश। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? लगा देना बेटा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस द नर्स एंटिसिपेट दैट द पेशेंट विल एक्सपीरियंस डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, नर्स एंटिसिपेट दैट द पेशेंट विल एक्सपीरियंस। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या एक्सपीरियंस करता है? तो भैया वेरी गुड, शाबाश, गजब का समझ आपके अंदर आ चुका है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है, समझ है। माय डियर स्टूडेंट्स, डायबिटीज का पेशेंट है, चाहे मैं रीनल में पूछूं या गैस्ट्रो में पूछूं, कहीं भी पूछूं, तो बब्बर शेरो पॉलीयूरिया ही आंसर देना है। अंडरस्टैंड? 3P आंसर देना, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेसिया, और पॉलीयूरिया आंसर जाने वाला है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बाकी का सारा काम हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, और जिसने भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है वो आज भी इस EMI कोर्स के अंदर एडमिशन लेकर के, और मेरे पूरे लेक्चर और पूरे नोट्स आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। रैपिडली आप उन सारे कोर्सेज को देख करके और अपनी एम्स की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। इसमें पूरे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस एग्जाम के पेपर मिलेंगे, क्रैश कोर्स के MCQ का क्रैश कोर्स मिल जाएगा पूरा। तो एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा बेटा। यानी कि ये वो कोर्स है जो 20 दिन में भी तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर बना सकता है, 10 दिन में भी तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर बना सकता है, और 15 दिन में भी तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर
बना सकता है। अभी 1 से लेके 6 तारीख तक मैं मॉडल एग्जाम करवाऊंगा, वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।